हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम इकोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि पॉन्ड जो होता है क्या होता है, पूछा गया है। ये बायोम है या कम्युनिटी है या इकोसिस्टम से पूछा गया है। बेसिक से हम चलेंगे कि जैसे पता होगा, पहले रहता है इंडिविजुअल। आप एक पर्सन हो तो आप एक इंडिविजुअल्स हो। बहुत सारे आप जैसे मतलब कि सिमिलर इंडिविजुअल्स, मान लीजिए एक फ्लावर है, ठीक है, या एक टाइगर है। आप जूलॉजी पढ़ रहे हो तो टाइगर मान के चलिए, एक टाइगर है तो उसको हम इंडिविजुअल्स कहेंगे। मान लीजिए 50 टाइगर है तो हम उसको क्या कहेंगे ना, पॉपुलेशंस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, मतलब कि सेम ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। फिर टाइगर है, लायन है, रैबिट है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन जब मिलेगा हम उसको कम्युनिटी कहेंगे। तो वही कम्युनिटी के साथ जब हम क्या ऐड करते हैं, जब हम अबायोटिक फैक्टर को ऐड करते हैं, मान लीजिए मतलब कि ये जो टाइगर, लायन, रैबिट, डियर है, ये रह रही हैं फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट में ये यूटिलाइज कर रहे हैं, लाइट है, एयर है, वाटर है, सारे चीज़ों को एयर मतलब कि यूटिलाइज कर रहे हैं। कम्युनिटी के साथ साथ जब हम नॉन लिविंग मैटर को, मतलब है कि नॉन लिविंग मतलब इसको हम ए बायोटिक भी मान के चलते हैं, ठीक है। जो लिविंग होते हैं उसको हम बायोटिक कहते हैं, वो एबायोटिक हो गया। उसको कुल मिला के हम बोलते हैं इको सिस्टम, ठीक है ना, इकोसिस्टम। सो देखिए, इकोसिस्टम्स में यहाँ तक हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे एक मतलब कि लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग चीज़ों को हमने बात किया। तो इकोसिस्टम, इसलिए स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स को हम इकोलॉजी कहते हैं। मतलब कि आपकी पर्यावरण, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी फोकस कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी पर्यावरण में बोलेंगे तो क्या आएगा, तो लाइट, एयर, टेम्परेचर, ये सारे बातें आएगा, समझ रहे हो ना। तो इकोसिस्टम, फिर बहुत सारे जो इकोसिस्टम मिलने के बाद वो क्या बनाते हैं, लैंडस्केप या बायोम्स बनाते हैं। बायोम्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जोन जिसका अपना क्लाइमेटिक कंडीशंस है, अपना जोन है। जैसे कि डेजर्ट हो गया, डेजर्ट में आपको जैसे पता होगा जो हॉट डेजर्ट होते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पानी उतना नहीं है, तो ये अपनी क्लाइमेटिक जोन रहता है, समझ रहे हो ना। लैंडस्केप आएगा, उसके बाद पूरा का पूरा जो अर्थ है, स्पीयर, जैसे मतलब कि मतलब एक्वाटिक रीजन्स हो गया, ठीक है ना, है तो फिर लैंड एरिया हो गया। तो एक एक जोन को समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से स्टार्ट होता है। यदि हम पॉन्ड की बात करेंगे, पॉन्ड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मान लीजिए फिश है, एम्फीबिया है, बहुत सारे स्नेल होते हैं, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वाटर है, ठीक है ना, तो वो नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में आ गया। तो इसलिए ये एक इकोसिस्टम्स होता है, या उसको हम सिर्फ कम्युनिटी नहीं कहेंगे, उसको एक बायोम्स भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि पॉन्ड ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन में आपको देखने को मिलेगा ना, अपनी क्लाइमेट है, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए ये क्या, कौन सी अंडर में आएगा, ये एक इको सिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम्स होता है। क्योंकि कई तरीके के इकोसिस्टम भी होता है, नेचुरल है, मैनमेड भी होता है। जैसे कि मैनमेड में बात करेंगे, जो क्रॉप फील्ड है, पैडी फील्ड है, जहाँ पे जो किसान हैं उगा रहे हैं, उनकी जो गेहूँ हो गया, राइस हो गया, तो उसको वो हम, और एक्वेरियम हो गया, है ना, तो उसको हम नेचुरल इकोसिस्टम नहीं, उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स कहते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मैनमेड इकोसिस्टम। यस, अभी मैंने बात किया, मैनमेड इकोसिस्टम्स की एग्जाम्पल होता है पैडी फील्ड एंड एक्वेरियम। एक्वेरियम को भी हम ही बनाते हैं, पानी डालते हैं, मछलियाँ डालते हैं, फिर ठीक है ना। अच्छा, दे आर हाई एफिशिएंट, वो जो होते हैं हाईली एफिशिएंट होते हैं। ऑब्वियसली हाई एफिशिएंट होना भी ज़रूरी है, आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे, ठीक है, जैसे एक्वेरियम हो गया या पैडी फील्ड हो गया, तो आप उसमें कोई चीज़ें है ना, सारी चीज़ें, मतलब कि पैडी फील्ड में जैसे हो गया तो सॉरी दे आर पोर इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है कि वेराइटी। तो जैसे एक्वेरियम हो गया, एक्वेरियम में आपको मछलियों को डालना है वही, या पैडी फील्ड हो गया, आप राइस, सिर्फ राइस के प्लांट को डाल रहे हो, बाकी जो वीड्स होते हैं, जो अननेसेसरी प्लांट्स जो होते हैं, जो कि है ना, तो उसको रिमूव करनी है। तो वेराइटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पोर इन डाइवर्सिटी का मतलब कि वेराइटी। जैसे मान लीजिए कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में आपको तो एक ही तरीके के प्लांट्स नहीं मिलता है ना, साल है, ठीक है ना, ओक है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के एनिमल्स होते हैं। लेकिन मैनमेड या आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम होता है, इसमें वेराइटी लेस होता है। दे आर वनरेबल टू ड्रॉट, फ्लड एंड डिजीज। तो उसमें ये चीज़ होने की चांसेस रहता है। वनरेबल का मतलब है कि ज़्यादा अफेक्ट होने की चांसेस रहता है। ड्रॉट, मरुड़ी हम जिसको बोलते हैं ना, जिसको सूखापन बोलते हैं, तो फ्लड है, डिजीज है, ये सारी चीज़ें, तो ऑल आर करेक्ट होगा। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम्स क्या है, ओशन है, ठीक है। जो आपने नहीं देखा है, स्क्यूबा ड्राइविंग के अंदर जाओगे या स्क्यूबा
ऐसे करोगे तो पूरा का पूरा एक दुनिया बनी हुई है, जब मतलब कि जो है ना ओशन के अंदर कई तरीके के जितने आपने इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना, जो फाइटोप्लैंक्टन हो गया, जो प्लैंक्टन हो गया, या है ना जो प्रोटोजोआंस जो है, बहुत सारे पोरीफेरेंस है, ठीक है, ये सारे जो है सिलेंटरेट्स आपको यही दिखने को मिलेगा ओशंस के अंदर, उनका एक भरमार दुनिया है, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचुरल इकोसिस्टम्स होता है डिपेंड्स ऑन मैन, ये तो मैन के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, नेचुरल इकोसिस्टम जो है डिपेंड्स ऑन प्लांट, डिपेंड्स ऑन एनिमल्स, इट ऑटो ऑपरेटेड, ये ऑटो ऑपरेटेड होगा, है ना, ऐसा नहीं कि किसके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। देखिए नेचुरल इकोसिस्टम्स का कभी भी तो मतलब नहीं है कि सिर्फ एनिमल को हम फोकस करेंगे, जो नेचुरल इकोसिस्टम प्लांट्स है वो प्लांट के ऊपर कैसे फोकस, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स की बात करेंगे तो सिर्फ प्लांट के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, समझ रहे हो ना। प्लांट भी पूरे अपनी खाना बनाने के लिए सॉरी अपनी खाना बनाने के लिए वो क्या करता है, सनलाइट के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए ये ऑटो ऑपरेटेड रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, उनमें से कौन सी मैन मेड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम तो मैन मेड नहीं है, तो नेचुरल होता है। एग्रो इकोसिस्टम्स की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो एग्रो इकोसिस्टम जो है एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, जैसे मैंने पैडी फील्ड की बात की, तो ये मैनमेड होता है। इकोसिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल लेक एंड डैम्स, लेक एंड डैम बनाएंगे वो मैनमेड नहीं है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम ये भी नहीं है, तो एग्रो इकोसिस्टम याद रखिए एंड आपकी एक्वेरियम याद रखिए, ये है मैनमेड। ए पिकॉक ईट स्नेक व्हिच ईट फ्रॉग, तो सबसे पहले दे रखा है कि पिकॉक है, ए पिकॉक इट्स स्नेक, पिकॉक किसको, स्नेक को कंज्यूम कर रहा है, स्नेक फ्रॉग को कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग व्हिच इन टर्न थ्राइव ऑन लीव्स ऑन प्लांट, ये प्लांट्स की लीव्स को कंज्यूम कर रहा है। द पिकॉक इज, पिकॉक अभी क्या होगा, तो ये प्लांट है, ये प्रोड्यूसर कैटेगरी में आएगा, ये होगा प्राइमरी कंज्यूमर, कौन, फ्रॉग होगा प्राइमरी कंज्यूमर, स्नेक होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, पिकॉक उसको कर रहा है तो वो होगा टॉर्सियरी कंज्यूमर, या अपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड की, ये अपेक्स में रहेगा, ठीक है, एकदम टॉप में हुई है। क्या बात समझ में आई, तो ये बोल रहा है कि एक पिकॉक है, पिकॉक जो कि कंज्यूम कर रहा है किसको, ना स्नेक को, और स्नेक कंज्यूम कर रहा है किसको, ना फ्रॉग को, एंड फ्रॉग लीव्स कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना, तो ये टॉप में आएगा, ठीक है ना, ये पिरामिड के टॉप में आएगा, या टॉर्सियरी कंज्यूमर भी आप बोल सकते हो, प्राइमरी तो नहीं होगा, सेकेंडरी नहीं होगा, डिकम्पोजर तो नहीं है, डिकम्पोजर्स जो होते हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया फंगस वही होते हैं, वो जो कि डेड होने के बाद सारी चीज़ों को फिर रिसाइकिल करेंगे। अच्छा, इकोसिस्टम्स जो होता है तो ये ऑलवेज ओपन, ऑलवेज क्लोज, बोथ ओपन एंड क्लोज डिपेंडिंग अपॉन द कम्युनिटी। यस, ओपन एंड क्लोज आप समझ रहे होंगे, तो आपने शायद केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़े होंगे, इससे ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम हम बोलते हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम मतलब है कि जो चीज़ें आ रहा है फिर वापस चली जा रहा है, हम उसको ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम का मतलब है कि सिर्फ चीज़ें आएगा, बाहर नहीं चला जाएगा, तो हम उसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। आपने ये एडियाबैटिक प्रोसेस वगैरह पढ़े होंगे। जो एक दो चीज़ होता है, एक एनर्जी होता है, दूसरा होता है मैटर, ठीक है, मैटर। तो मैटर के लिए हमारा जो है ना वो ओपन रहता है, एनर्जी के लिए क्लोज रहता है, क्योंकि एनर्जी नेचर से वो आ रही है, जैसे सनलाइट हो गया, ये आ गया, ठीक है ना, आप तो फिर सनलाइट आप रेडिएट तो नहीं करते हो ना, तो इसलिए तो ओपन भी होता है एंड क्लोज भी होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑन एन इकोसिस्टम इंक्लूड, जब बायोटिक सेंटेंस आएगा इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो बात कर रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे तो जो जितने भी कंज्यूम प्रोड्यूसर हो गए प्लांट्स वगैरह कंज्यूमर्स है तो वो आ जाएंगे। बायोटिक में जो एयर वाटर है वो सारे जो नॉन लिविंग चीज़ें होते हैं वो आएंगे। तो दे रखा है कि बायोटिक component of an ecosystem include producer, consumer and decomposer। obviously प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, सिर्फ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स को हम ले लेंगे या नहीं, प्रोड्यूसर्स ओनली, कंज्यूमर एंड नहीं, वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे। व्हाट इज द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछा है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, देखिए तो एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी और एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि कितना मैटर बन रहा है,
ठीक है, कितना मैटर बन रहा है तो हम उसको ग्रॉस कहेंगे। जो ऑर्गेनिज्म बना रही है खुद ही यूज़ करेगा, उसके बाद कितना बच रहा है हम उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बन रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पापा की सैलरी है 50K, ठीक है ना, है ना, 50K है। अब पापा वो 50K कमाने के लिए महीने भर क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ऑफिस जा रही हैं, ऑफिस के लिए जो पेट्रोल मतलब कि ऐसे या ट्रांसपोर्टेशन में यूज होगा, जा रही हैं इसलिए उनका जो ड्रेसिंग वगैरह वो होगा, खाना खाएंगे, तो उसके बाद उनको 50K मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि ऑफिस नहीं जाएंगे कुछ भी नहीं करेंगे मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो वो चीज़ खुद के ऊपर इस्तेमाल करेंगे उस तभी, मतलब कि 50K जो उनको सैलरी मिल रहा है दैट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, मतलब कि ग्रॉस इनकम वही है। वो खुद के ऊपर मान लीजिए ऑफिस जाने आने ये सारी चीज़ों के लिए 10,000 उनको खर्चा लग रहा है या रहना है, कहीं पे रेंट में रह रही हैं, उसके बाद उनको 40K और सेविंग करने के लिए बचत हो रहा है कितना ना 40K। तो वही होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आप 50K तो मिल रहा है लेकिन आप उसको सारे चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि वो खुद ही तो यूज़ करेंगे। आप लोगों के लिए 40K है, मतलब कि आप उनकी फैमिली के लिए 40K है। क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से ये बोल रहा है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द बायोस्फीयर, क्या क्या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे कितना होता है, याद रखिए ये जो है 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, इतना नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरा का पूरा इकोसिस्टम्स में है। ठीक है, which most often limit the primary productivity of the ecosystem। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कौन सी चीज़ें जो है लिमिट कर रहा है, बोल रहा है सोलर रेडिएशंस, ठीक है, सोलर रेडिएशंस, ऑक्सीजन कंज्यूमर्स एंड नाइट्रोजन। देखिए कोई भी चीज़ें जब भी लिमिटिंग टर्म आ जाएगा ना, उसका मतलब है कि वो चीज़ नहीं है तो चीज़ें नहीं बन पाएगा। मतलब है कि लिमिटिंग फैक्टर, मतलब कि वो पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है, सारे फैक्टर है तो चीज़ें नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे सनलाइट हो गया, यदि सारे कुछ चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है, ये सारी चीज़ें हैं लेकिन सनलाइट नहीं है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे जो है ना फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं हो पाएगा। तो सनलाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, अच्छा फिर दे रखा है कि सिलेक्ट द फॉर्मूला फॉर इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इन बायोमास एफिशिएंसी हम निकालेंगे। जब एफिशिएंसी की बात आता है तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना स्पीड में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, तो ये सारे चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे। नेट एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन इन ए ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन इन प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से, तो ये हो जाएगा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा वेजिटेशन ऑफ ए जियोग्राफिक रीजन विथ लो रेनफॉल हाई टेम्परेचर, रेनफॉल लो है, लो रेनफॉल हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, हो सकता है कि ठीक है ना ग्रासलैंड कैटेगरी में आ जाएगा, है ना, या डेजर्ट एकदम मतलब कि ना के बराबर है तो डेजर्ट कैटेगरी में आएगा, ले से तो ग्रासलैंड कैटेगरी में आने की चांसेस है। ठीक है, हम देखेंगे मतलब कि एकदम लो यदि होगा, देखिए रेनफॉल लो, टेम्परेचर भी मतलब कि मीडियम है तो ग्रासलैंड होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो ग्रासेस वगैरह है, आप देखोगे एक बार समर सीजन अभी मतलब कि गया है, विंटर सॉरी जो रेनी सीजन आ रही है, मतलब रेनी सीजन हो ही गया है, तो देखोगे कि एक बार पहली बार जब बारिश होता है उसके बाद जो ग्रासेस वगैरह है ना एकदम मतलब कि जो अर्थ है एकदम ग्रीनरी लगने लग रहा है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होने के बाद वो चीज़ें स्टार्ट हो जाता है। लो रेनफॉल लेकिन टेम्परेचर भी थोड़ा मीडियम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाई टेम्परेचर भी होना चाहिए। ठीक है, तो यदि लो रेनफॉल के साथ साथ हाई टेम्परेचर हो रहा है, इसका मतलब है कि वो एक डेजर्ट है, ज़ेरोफाइटिक चीज़ें है। देखिए मैं आपको बताती हूँ तो आपको कैसे करनी है। देखिए तो आप ऐसे याद रखोगे कि देखिए एक साइड में हम क्या करेंगे, एक साइड में हम लेंगे टेम्परेचर, दूसरे साइड्स में हम लेंगे रेनफॉल। मान लीजिए यहाँ पर रेनफॉल ले लिया, यहाँ पे रेनफॉल ले लेते हैं, कुछ भी से रेनफॉल कितना बारिश हो रहा है। ठीक है, एक साइड में हम रेनफॉल ले लेंगे एंड दूसरे साइड्स में हम टेम्परेचर ले लेंगे। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर यहाँ पे लो है, हम माइनस में लेके चलेंगे, कुछ ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे एकदम हाई टेम्परेचर है ना, मान लीजिए 60 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, रेनफॉल मान लीजिए यहाँ पे एकदम 0 है, फिर 5 से हो रहा है, फिर 10 50, ठीक है ना, 5 उसमें बाद ऐसे 5 20, फिर समझ लो ना, अच्छा 15
35 कुछ इस तरीके से कर लेंगे रेनफॉल। जैसे जैसे आगे जाओगे वो इंक्रीज होता रहेगा। इस पर्टिकुलर जोन जहाँ होते हैं, जहाँ पर ना तो टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर माइनस में है, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब कि बर्फ़ गिरने वाले एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, जो तुंद्रा एरिया हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड टेम्परेचर भी ज़्यादा है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएगा। ट्रॉपिकल कंट्री, बहुत रेनफॉल हो रहा है एंड टेम्परेचर भी बहुत है, तो ट्रॉपिकल एरिया में वो आ जाएगा। ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेचर देखिए, बारिश भी बहुत ज़्यादा एंड टेम्परेचर भी ज़्यादा है ना। अच्छा, जब टेम्परेचर इतने में है, मतलब कि मीडियम है टेम्परेचर एंड बारिश भी उतना मीडियम हो रहा है, ये ग्रासलैंड बनेगा, है ना। डेजर्ट कहाँ बनेगा, टेम्परेचर बहुत यहाँ पे आ जाएगा डेजर्ट, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर हाई, रेनफॉल, इस पर्टिकुलर रेनफॉल को हमको क्या करनी है, लो करनी है, ठीक है। रेनफॉल को लो करनी है एंड टेम्परेचर को हाई करनी है। रेनफॉल मान लीजिए इतना हो रही है, इतना हो रहा है रेनफॉल एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये हो जाएगा डेजर्ट एरिया। क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, तो वही चीज़ें हैं। सो कहाँ गया, ए वेजिटेशन ऑफ जियोग्राफिक रीजन विथ लो रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, लूज एंड सैंडी सॉइल, मतलब कि जो जेरोफाइटिक होता है तो वही प्लांट होता है। डेजर्ट में जो प्लांट ग्रो करते हैं हम उसको जेरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। एन इकोसिस्टम रेजिस्ट चेंज बिकॉज इट इज़ इन ए स्टेट ऑफ, इकोसिस्टम जो होता है रेजिस्ट कर सकता है चेंज को, बिकॉज एन इकोसिस्टम रेजिस्ट चेंज बिकॉज इट इज़ इन ए स्टेट ऑफ इम्बालांस, इकोसिस्टम इम्बालांस तो नहीं रहता है, होम्योस्टेसिस एकदम मेंटेन तो नहीं रहता है। शॉर्टेज ऑफ कंपोनेंट, हाँ कंपोनेंट जब शॉर्टेज रहेगा वो चेंज को रेजिस्ट कर लेगा। इकोसिस्टम हैज 2 कंपोनेंट, इकोसिस्टम्स की 2 कंपोनेंट्स रहता है, वो क्या क्या है, एक बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है। बायोटिक में सारे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर आ जाएंगे। आबायोटिक में जितने भी लाइट, एयर, ऑक्सीजन, समझ रहे हो ना, जितना भी है टेम्परेचर, ये सारे आबायोटिक में आ जाएंगे। तो 2 कंपोनेंट, क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट की कंपोनेंट होता है प्लांट एनिमल्स, ठीक है ना। तो बायोटिक, एबायोटिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम्स कौन सी है, तो ओशन है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, मतलब कि मोस्ट डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम होता है, उनकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उनका ज़्यादा होता है। एनर्जी स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल इज कॉल्ड, कंज्यूमर लेवल में जो एनर्जी स्टोरेज होता है हम उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर लेवल में। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है तो आपका प्रोड्यूसर लेवल में हो रहा है, ठीक है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल में जो हो रहा है उसको हम कंज्यूमर समझ रहे हो ना, जैसे प्लांट्स हो गया, प्लांट्स को कंज्यूम्स कर रहे हैं, कोई एक एनिमल है, हॉर्बीवोरस है, हॉर्बीवोरस जितने एनर्जी को प्लांट से ले लेगा, खुद की बॉडी को मेंटेन करेगा। मान लीजिए यहाँ पे रैबिट है, रैबिट प्लांट से खाना खाया तो खुद की बॉडी को मेंटेन करने के लिए, तो उसके पास जो चला गया वो सेकेंडरी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद वो जो बचा के रखेगा खुद की यूटिलाइजेशन करने के लिए, रैबिट को मान लीजिए और कोई हाइना उसको कंज्यूम किया, तो ये हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, देखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द स्टैंडिंग, नहीं, इज ग्रेटर देन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम उसको कहते हैं जो सनलाइट है, जैसे प्लांट्स की यदि हम बात करेंगे, जो जैसे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलने के बाद ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट में जब सनलाइट आएगा ये ग्लूकोज बना लेगा, C6H12O6। तो सनलाइट में जो एनर्जी होता है, जो लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी को, ठीक है ना, वो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होने के बाद जो चीज़ें होता है, समझ रहे हो ना, यानी कि वो खुद ही प्लांट कुछ खुद को बॉडी मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए यूज़ कर लेगा, जो बचा के रखता है, दिस इज द वो होता है नेट, ठीक है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, याद रखिए ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा एनर्जी फ्लो, और बाकी चीज़ें की ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एनर्जी जो होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी फ्लो जो है कभी भी बाई डायरेक्शनल्स नहीं होगा, यूनिडायरेक्शनल्स होता है, एक ही डायरेक्शंस में एनर्जी फ्लो करेगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर 100 है, 10 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर उसके ऊपर चलोगे 0.1 हो जाएगा, इसी तरीके से। व्हिच वन इज नेचर्स क्लीनर्स, तो नेचर को कौन साफ सफाई करके रखते हैं, वो डिकम्पोजर, समझ रहे हो ना, डिकम्पोजर। मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गया, ठीक है ना, ह्यूमन की बॉडी को ही सिर्फ और सिर्फ क्या क्या आ जाता है,
जो है ना जैसे आग लगाया जाता है या कफिन के अंदर कवर किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई डॉग या है ना कैट किसी भी उनकी डेथ होगा, ऐसा किया जाता है क्या? नहीं ना। तो इसलिए जब भी उस ऑर्गेनिजम्स की एक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगा तो उस कंडीशंस के, मान लीजिए डेथ हो गया, उस कंडीशंस के बाद क्या होगा ना, डिकम्पोजर जो है उसके ऊपर एक्शंस दिखाएंगे और उसको डिकम्पोज करेंगे। तो उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो जो प्रोटीन प्रोटीन वगैरह है, वो सारे ज़मीन को आ जाएगा। तो न्यूट्रिएंट ज़मीन को आ गया तो इसमें प्लांट ग्रो करेंगे, उस चीज़ों को फिर यूज़ करेंगे, फिर और कोई दूसरा उसको कंज्यूम करेगा, फिर ह्यूमन उसको कंज्यूम करेंगे। तो ये साइकिल कंटिन्यू होता है। तो डिकम्पोजर जो नहीं रहेगा नेचर से, आपने डिकम्पोजर को रिमूव करोगे तो नेचर एकदम मतलब कूड़ादाना हो जाएगा, गार्बेज की घर, है ना। अच्छा, तो ये हो गया चीज़ें। फिर हम बात करेंगे हु इज रेफर्ड एज ए फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म, ये तो अपने बचपन से पढ़े होंगे। अर्थवर्म में जो है ना, तो क्या करते हैं, सॉइल में ऐसे छोटे छोटे छेद कर लेते हैं, उसके अंदर एयर वगैरह एंट्री होता है, ठीक है, ऑक्सीजन, तो इसलिए वो फार्मर्स की फ्रेंड होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये पूछा गया है। तो डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन। हाँ, लिग्निन डिकम्पोजिशन को स्लो कर देता है, लिग्निन एंड काइटिन एंड क्विक रिच इन नाइट्रोजनस एंड वाटर सोल्यूबल। जैसे कि आपको पता होगा प्लांट की लिग्निन जो होता है, लिग्निन एंड काइटिन फंगस कीड़े में जो है ना सेलुलर काइटिन से बनी हुई है। यदि वो लिग्निन डिपोजिटेड है, मान लीजिए कि प्लांट की एक है ना बड़ा सा स्टेम पड़ी हुई है, उसको डिकम्पोजिशन करनी है। डिकम्पोजिट करने के लिए डिकम्पोजर आ जाएंगे, फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, आ जाएंगे। यदि वहाँ पे लिग्निन बहुत है तो डिकम्पोजिशन होने के लिए स्लो, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो होता है। इसी तरीके से यदि काइटिन है तो भी स्लो होगा। लेकिन यदि नाइट्रोजिनियस एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है, जैसे कि शुगर हो गया, तो डिकम्पोजिशन के रेट बहुत फास्ट होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। यही आंसर वहीं पे निकल गया। ये सारे ऑप्शंस भी आप देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे what are the two most important climatic factor that regulate decomposition through their effect on soil microbes। तो decomposition factor कौन सी है? what are the two most important climatic factor? एक टेम्परेचर है, एक सॉइल के मॉइस्चर है, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन थ्रू द इफेक्ट द सॉइल माइक्रोब्स, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर जो है वो डिपेंड करता है। which one of the following statement is correct, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट वाला स्टेटमेंट यदि हम देखेंगे, वार्म एंड मॉइस्टी एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, यस, क्योंकि टेम्परेचर जो के रिलेटेड में हम वार्म कहेंगे एंड सॉइल की मॉइस्चर के हिसाब से। वेयर एज लो टेम्परेचर एंड अनेरोबिक इनहिबिट डिकम्पोजिशन, ऑब्वियसली तो लो टेम्परेचर रहेगा, एंजाइम वगैरह उतना अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो आपकी रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर तो लो है ना, इसलिए तो बैक्टीरिया काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो खाना आप उसमें रखोगे तो है ना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प इन न्यूट्रिएंट कंजर्वेशंस, तो उनमें से कौन सी प्रोसेस जो है न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ हम देखेंगे, थोड़ा इधर देख लेंगे, यहाँ से हम देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ठीक है। अच्छा, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर इन मेज फील्ड इकोसिस्टम। मेज की कोई फील्ड है, वहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर कौन सी होगा, ठीक है, कौन सी होगा, प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है। तो मेज जो है, मेज प्लांट्स जो होगा वो प्रोड्यूसर लेवल में आएगा। उसको पहले क्या कौन सी चीज़ें कंज्यूम करेगा ना, उसको ग्रासोपर कंज्यूम करेगा। ग्रासोपर को मान लीजिए है ना कोई इंसेक्ट वगैरह, सॉरी फ्रॉग वगैरह, उसको कंज्यूम करेंगे। उसके बाद ओल्फ आएंगे, फिर लायन। तो फाइटोप्लैंक्टन ये तो प्रोड्यूसर्स होता है, वाटर मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम में होता है, तो ग्रासोपर होगा। व्हेल, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स की यदि हम बात करोगे, व्हेल जो होते हैं, व्हेल क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, वो तो एनिमल है, प्रोड्यूसर कैसे होगा, कार्निवरस सेकेंडरी कंज्यूमर, यस कार्निवर भी हो सकता है, डिकम्पोजर तो नहीं होगा, वो फंगस माइक्रोब्स तो है ही नहीं, ये हॉर्बीवरस दे रखा है, नहीं, व्हेल जो होते हैं वो कार्निवरस होते हैं, याद रखिए, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, इफ एन इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 3 ट्रॉपिक लेवल, 3 ट्रॉपिक लेवल से बनी हुई हैं, देन हाउ मच एनर्जी विल बी कंजर्व एट द 3rd ट्रॉपिक लेवल, तो कितना एनर्जी कंजर्व होगा 3rd ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है। अच्छा, कितना एनर्जी कंजर्व होगा, तो हम ऐसे करेंगे 100 से मान के चलेंगे, क्योंकि कुछ नहीं दिया रहेगा, जब भी आप 100 से मान के चलेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, द एनिमल हुईच ऑक्यूपाई द सेम ट्रॉपिक लेवल आर, सेम ट्रॉपिक लेवल में कौन सी एनिमल जो है ऑक्यूपाई करते हैं, देखिए। तो सेम ट्रॉपिक लेवल में रहेंगे। सेम ट्रॉपिक लेवल का मतलब है कि जैसे प्रोड्यूसर की कैटेगरी में है ना, प्लांट्स लोग आ जाएंगे। उसके बाद ये क्या होते हैं, हॉर्बीवर, जो सिर्फ सिर्फ उसको कंज्यूम करेंगे। एंड उसके बाद होते जैसे ह्यूमन हो गया, ह्यूमन को आप कहीं पे भी रखोगे वो फिट हो जाएगा, हॉर्बीवर कैटेगरी में आ जाएगा। जो कुछ होते ना, हम बोलते हैं हम प्योर वेजिटेरियन है तो हॉर्बीवर कैटेगरी में आ जाएंगे। ह्यूमन को आप प्राइमरी कंज्यूमर में भी रख सकते हो, ठीक है ना, प्राइमरी कंज्यूमर से हॉर्बीवर हो गया। सेकेंडरी में रख सकते हो जो इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो कार्निवर कैटेगरी, टॉप कैटेगरी में भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, लायन एंड बी, ये तो बी जो होते हैं, लायन तो कार्निवर होता है कम्प्लीटली, वो तो कुछ भी है। बी जो होते हैं नेक्टर वगैरह कलेक्ट करते हैं, वो तो नहीं आएंगे। डियर एंड बी, बी एंड डियर ये तो नहीं आएगा, बी तो नेक्टर वगैरह कंज्यूम करता है। स्नेक एंड अर्थवर्म ये भी नहीं है। क्रो एंड काव, ऑब्वियसली काव जो है ये भी हर्बीवर्स होता है, क्रो वो भी हर्बीवर्स होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम डी के साथ चल सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म हुईच यूज्ड एज ए फूड मटेरियल बट दे आर नॉट किल्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म इन नेचर इज कॉल्ड, तो उसको हम फूड मटेरियल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको किल नहीं कर सकते, वो क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ठीक है ना। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कि जो हॉर्बीवर कैटेगरी में आएंगे तो उसको हम फूड मटेरियल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। व्हिच टाइप ऑफ पिरामिड शोज बेस्ट एफिशिएंसी ऑफ इकोसिस्टम, कौन सी टाइप की पिरामिड जो है, पिरामिड ऑफ बायोमास, जो कि एफिशिएंस होता है ना, बायोमास कितना पर यूनिट एरिया में कितना है। तो जब भी ये स्टेबल रहेगा, मतलब कि ये ज़्यादा है तो इकोसिस्टम अच्छे से चलेगा, मतलब है कि खाने के लिए कितना अमाउंट है। डिकम्पोजर ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, डिकम्पोजिशन कैपेसिटी में कैटेगरी में हम किसको डालेंगे, जो बैक्टीरिया एंड फंजाई होंगे। सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स नहीं हो सकते हैं, वायरसेस तो नहीं होंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई जो होते हैं वो डिकम्पोजर कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, याद रखिए सिर्फ सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन ए सिंपल इकोसिस्टम विथ ग्रास, deer, tiger in food chain, how much amount of food available to the tiger if the grass producing in 1 ton, क्या दे रखा है, क्वेश्चन हम रीड कर लेंगे, ठीक है ना। आप खुद ही कीजिए, अभी आपके पास है तो, ठीक है। ये दे रखा है, इन ए सिंपल इकोसिस्टम विथ ग्रास, डियर, ग्रास है, ग्रास को कंज्यूम कर रहा है, डियर, डियर को टाइगर, 3 लेवल की है। हाउ मच अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल टू टाइगर, टाइगर में कैसे रहेगा, इफ़ द ग्रास प्रोड्यूस 1 टन, तो 1 टन है, ठीक है। 1 टन है तो हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये है, ठीक है। अच्छा, तो 1 टन है, तो 1 टन, तो उसके बाद ये 100 आ जाएगा, 1 है ना, 100 kg आ जाएगा, ये 10 kg आ जाएगा, ठीक है ना। 1 टन 1000, ये 100 आ जाएगा 10, ठीक है। इस तरीके से आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपको करनी है तो ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हमने किया, इस चीज़ों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।